हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। आज हम डिस्कस करेंगे जो हम पब्लिक प्लेसेस की बात कर रहे थे, यानी सार्वजनिक स्थल की बात कर रहे थे। उसका हमने पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने ये जाना था कि पब्लिक प्लेसेस क्या होती हैं, और साथ ही साथ हमने जाना था कि विद्यालय यानी स्कूल क्या होता है, उसके टाइप्स जाने थे और सारी चीज़ें जानी थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। उसमें बहुत सारी डिटेलिंग में मैंने दे दी थी चीज़ें। अगर कुछ छूट गया होगा तो वो तो बाकी चीज़ें कवर हो ही जाएंगी, उसकी टेंशन मत लेना। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करेंगे हम बचे हुए पब्लिक प्लेसेस, यानी बचे हुए सार्वजनिक स्थल, जिसमें अपना आ जाता है बस स्टॉप, आ जाता है पोस्ट ऑफिस, आ जाता है हॉस्पिटल, आ जाता है और रेलवे स्टेशन आ जाता है। ये चार के साथ वो पब्लिक प्लेसेस के साथ में पब्लिक प्लेसेस ये जो होंगे डिस्कस हो जाएंगे पूरे, आज ख़त्म हो जाएंगे। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन मेरे हिसाब से नहीं रहेगा। मैंने पूरी डिटेलिंग में देने की कोशिश की है, और कोशिश की है कि वीडियो को बाइलिंगुअल रखा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बाइलिंगुअल रखने की कोशिश की है। तो आई होप आपको इसमें किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी होगी नहीं। सो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं हम आज का कंटेंट। सबसे पहले आप पिक्चर को देख के समझ ही गए होंगे कि मैंने यहाँ पे एक हॉस्पिटल और एक हमारी जो हॉस्पिटल की डॉक्टर हैं उनको लगाया है यहाँ पे। ये जो पब्लिक प्लेसेस हैं, यहाँ पे जन कल्याण की चीज़ों को बढ़ावा दिया जाता है, यानी पब्लिक बेनिफिट वाली चीज़ें होनी चाहिए, वो जो होती हैं। उसमें से एक है हॉस्पिटल। देखो, हर इंसान को जीवन जीने के लिए स्वस्थ रहना यानी हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी होता है, और जब इंसान हेल्दी नहीं रहता तो उसको इस जगह के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ठीक है, इस जगह के चक्कर लगाने में बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, फिर बहुत सारे हॉस्पिटल देखने को मिलते हैं हमें। फिर हमें PHC CHC, जिसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूँगा। अभी ये टर्मिनोलॉजी बोल रहा हूँ तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन बाद में आपको ये ईजी लगेगा। तो अभी हम पहले डिस्कस करने वाले हैं हॉस्पिटल को, देन हम डाकघर का डिस्कस करेंगे, फिर हम बस स्टॉप, फिर हम रेलवे को डिस्कस करेंगे, और ये पूरी लाइन आपकी जो यूनिट की है पूरी की पूरी लाइन ख़त्म हो जाएगी। फिर हमें जल और विद्युत का अपव्यय यानी वेस्टिंग जो है उसको पढ़ना है, और उसके बाद रोज़गार नीतियाँ। इसी यूनिट का एक टॉपिक संसद में ख़त्म करवा चुका हूँ। राजस्थान का जो पंचायती राज है वो पढ़ना है, और विधानसभा, और हमारा पूरा यूनिट ख़त्म। और फिर जो उसके बाद जो अगला यूनिट है, जिसमें हमारा राज्य के गौरव वगैरह सारी चीज़ आती है, उसमें से भी मैं काफ़ी कुछ ख़त्म करवा चुका हूँ, तो उसमें भी थोड़ा ही पढ़ना है, तो दिक्कत नहीं है। तो हॉस्पिटल के बारे में पढ़ेंगे। चिकित्सालय हॉस्पिटल होता क्या है, हम सब इन सब चीज़ों को देखो। पब्लिक प्लेसेस के बारे में हम सारी चीज़ें जानते हैं। बनेगा तो एक आध क्वेश्चन बनेगा, बहुत माइनर सा बनेगा और कॉमन सा बनेगा। टफ तो ज़्यादा बन नहीं सकता, बट क्या पता बन जाए, तो इसलिए मैं सारी नॉलेज देता हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ। बट एक आध क्वेश्चन तो बनेगा, पक्की बात है, बन सकता है। तो उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, हॉस्पिटल होता क्या है? एन इंस्टीट्यूशन वेयर द सिक एंड और इंजर्ड आर गिवन मेडिकल एंड सर्जिकल केयर इज कॉल्ड हॉस्पिटल। जहाँ पे एक सिक यानी बीमार और इंजर्ड यानी घायल जख्मी व्यक्ति को क्या दिया जाता है, मेडिकल और सर्जिकल केयर दी जाती है, तो वो क्या कहलाता है, हॉस्पिटल। सिंपल सी परिभाषा हम सब जानते हैं। जब हम सबको कोई परेशानी होती है, इंजर्ड हो जाते हैं, सिक हो जाते हैं, तो हम हॉस्पिटल की तरफ अपना रुख करते हैं। हिंदी में भी सेम परिभाषा कि वह स्थान जहाँ पे बीमार लोगों की देखभाल की जाती है, उनको बीमारी का इलाज किया जाता है, वो हॉस्पिटल कहलाता है। ओके, तो आई होप ये सिंपल सी परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। फंक्शंस ऑफ द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में काम क्या होता है? सबसे बड़ा काम तो पेशेंट की केयर होता है, फिर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, जो निदान करना और उपचार करना, ट्रीटमेंट का मतलब बीमारी का। ठीक है, आउट पेशेंट सर्विस जो होता है, OPD का नाम आपने सुना होगा, आउट पेशेंट सर्विस होती है हॉस्पिटल्स में। मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, मेडिकल के स्टूडेंट हॉस्पिटल्स में ट्रेनिंग वगैरह लेते हैं। अगर अपना दिल्ली का सफदरजंग हॉस्पिटल है, वहाँ पे है मेडिकल कॉलेज भी है वहाँ पे, ठीक है, बगल में। फिर मेडिकल एंड नर्सिंग रिसर्च वो भी होती है। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ, डिजीज़ से कैसे बचा जाए, वहाँ पे काम चलता है। और उसके साथ साथ प्रमोशन ऑफ हेल्थ भी होता है कि कैसे स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जाए। तो ये बेसिक फंक्शन है हॉस्पिटल के, ये काम होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल अकॉर्डिंग टू ओनरशिप। ओनरशिप यानी स्वामित्व के आधार पर चिकित्सालय को बांटा जाता है दो प्रकार में, मेनली दो प्रकार। एक होता है गवर्नमेंट और पब्लिक हॉस्पिटल, जहाँ पे अपना राज चलता है, यानी जनता का, हम जैसे मिडिल क्लास लोगों का, हम यहाँ पे जाते हैं। एक होता है नॉन गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल, जहाँ पे बहुत अमीर अमीर लोग जाते हैं, और ये बहुत महंगे भी होते हैं, जैसे मैक्स वगैरह का नाम सुना ही होगा आपने। ठीक है, टैक्स के द्वारा चलता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कॉमन सी बात है, जो हम टैक्स भरते हैं उससे चलता है। और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, पब्लिक हॉस्पिटल होते हैं, दे कैन बी जनरल हॉस्पिटल और स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल और बोथ। जो हॉस्पिटल हो सकते हैं गवर्नमेंट के, वो जनरल भी हो सकते हैं, स्पेशलाइज्ड भी हो सकते हैं, और बोथ भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई हृदय का हॉस्पिटल अलग हो सकता है, किडनी का अलग हो सकता है, कैंसर का अलग हो सकता है ना।
ये बात यहाँ पे भी रिलाय करती है इसमें भी। ये भी जो हॉस्पिटल होते हैं नॉन गवर्नमेंट, ये भी जनरल तो नहीं होंगे, खैर ये स्पेशलाइज्ड हो सकते हैं। और जनरल मतलब जनरल भी होंगे, मतलब कुछ टर्म में कि जनरल है, सारे बीमारियों का इलाज होता है, और कुछ स्पेशलाइज्ड होते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं ना, ये पेशेंट की फ़ी और ओन मनी द्वारा, यानी खुद के पैसों पर चलते हैं ये हॉस्पिटल, या तो पेशेंट की फ़ीस। और कुछ कुछ नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो होते हैं वो गवर्नमेंट से एफिलेटेड भी होते हैं। दैट मीन्स कि जो गवर्नमेंट की ज़मीन पर कुछ नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल बने होते हैं, तो वो कुछ परसेंट लोगों का, ये जो ईडब्ल्यूएस वाले होते हैं ना, यानी जो ईडब्ल्यूएस वाले बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग होते हैं, उनका इलाज करने की जिम्मेदारी उठाते हैं सरकार की तरफ से, ठीक है। तो ये इनका कनेक्शन होता है गवर्नमेंट का। तो ये तो हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल अकॉर्डिंग टू ओनरशिप। अब पढ़ते हैं हॉस्पिटल बेस्ड ऑन लेवल, स्तर। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से, मेरी दृष्टि में सबसे इम्पॉर्टेंट ये वाली स्लाइड रहेगी। तो अगर बेस की बात करें तो बेस में तो ये 4-5 भागों में बढ़ जाता है, ठीक है। हॉस्पिटल जो होता है, अगर हम हॉस्पिटल को साइज़ के अकॉर्डिंग या स्तर के अकॉर्डिंग, लेवल के अकॉर्डिंग बांटे तो 5 भागों में बढ़ता है। सबसे ऊपर जो, अगर नीचे से ऊपर से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले होता है टीचिंग हॉस्पिटल। यहाँ पे टीचिंग के साथ साथ सर्जरी वगैरह भी, इलाज वगैरह सब कुछ क्या आता है, रिसर्च वगैरह की जाती है। इसमें जो बेड की संख्या होती है वो 500 और उससे अबव हो सकती है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो होता है, यहाँ पे 200 से 300 बेड्स हो सकते हैं। तालुका हॉस्पिटल यानी ब्लॉक लेवल के जो हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ पे 50 से 200 बेड हो सकते हैं। CHC का मतलब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ये जो होता है यहाँ पे 30 से 50 बेड हो सकते हैं। और फिर इसके बाद आता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। यहाँ पे 6 से 10 बेड हो सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं डिस्कस करूँ इसमें करना चाहें तो डिस्पेंसरीज का नाम आपने सुना होगा, जो हॉस्पिटल के अंदर ही आ जाते हैं। वहाँ पे भी कुछ थोड़े मोड़े बुखार वगैरह का इलाज हो जाता है, लेकिन वहाँ पे गोलियाँ मिलती हैं, यहाँ पे दवाई मिलने का काम ज़्यादा होता है। इसके बाद जो महिला और बाल के लिए बनता है एक मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र, यानी बच्चे और माँ के लिए जो केंद्र होता है उनके कल्याण के लिए हेल्थ से रिलेटेड, वो आंगनबाड़ी बेस होता है, जहाँ पे बच्चों को पोलियो वगैरह की ड्रॉप पिलाई जाती है, सुई वगैरह लगते हैं, बचपन वाले जितने भी टीके लगते हैं वो सारे इन आंगनबाड़ी लेवल पे लग जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है स्तर के आधार पर। देखो अलग अलग जगह पे आपने अलग अलग तरीके से पढ़ा होगा, बुक में अलग देखा होगा, लेकिन मेडिकल लाइन से उठाया हुआ कंटेंट है पूरा बढ़िया तरीके से, तो इसको हम फॉलो कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। इसके बाद एक नोट है, राजस्थान में 30,000 की आबादी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर और 1 लाख की आबादी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को खोला गया है, ठीक है। तो ये आबादी याद रखना, इस बेस पर इन सेंटर्स को खोला गया है। तो हमें यहाँ पे एक तरीके से आबादी भी पता चल गई, यानी पॉपुलेशन पता चल गई कि कितने पॉपुलेशन पे खुलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है हॉस्पिटल बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य के आधार पर हॉस्पिटल कैसे होता है। एक हॉस्पिटल होता है टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल, उद्देश्य के आधार पर, यानी ऑब्जेक्टिव क्या है हॉस्पिटल को बनाने का। एक होता है टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल, एक होता है जनरल हॉस्पिटल, एक होता है स्पेशलाइज्ड, जहाँ पे मैंने बताया ना स्पेशलाइज्ड, जैसे कैंसर का अलग हो गया और क्या नाम है, एड्स का अलग हो गया, इस तरीके का। एक होता है आइसोलेशन हॉस्पिटल, इसकी तो चर्चा आजकल खूब चल रही है, कोरोना चल रहा है, तो कोरोना के टाइम पे देखे होंगे आपने कितने सारे आइसोलेशन वाले हॉस्पिटल बने थे, क्योंकि इसकी नीड ज़्यादा पड़ गई थी। इसको तब बनाया जाता है जब कोई ऐसी कम्युनिकेबल डिसीज़ आ जाती है, यानी संक्रामक रोग आ जाता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, तो उससे बचाने के लिए आइसोलेशन हॉस्पिटल बनाया जाता है, वार्ड्स बनाए जाते हैं, ताकि उसमें पेशेंट्स को रखा जा सके। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल यानी चिकित्सालय के विभाग होते हैं, बेसिकली 3 होते हैं, 2 को डिस्कस कर रहे हैं, तीसरे को बता दूंगा। तीसरा दूसरे वाले ऑप्शन में आ जाता है वैसे। पहला होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट यानी OPD, यानी बहिरंग विभाग इसको हिंदी में कह देते हैं, वैसे इंग्लिश में याद रखोगे बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा होता है इन पेशेंट सॉरी यहाँ पे इम्पेशेंट हो गया, सॉरी इसको मैं एक मिनट वेट करो, मैं इसको ठीक कर दूँ, गलत पढ़ लोगे वरना। यस, ये अब ठीक हो गया। इन पेशेंट डिपार्टमेंट, टाइपिंग में दिक्कत हो जाती है तो देख लिया करो भाई, थोड़ा बहुत फ़ोन वैसे ही बहुत छोटा है। तो अतरंग विभाग कहते हैं इसको, यानी इन पेशेंट डिपार्टमेंट। अब इसमें डिफरेंस समझो पहले। OPD जो होता है, सबसे पहले जो मरीज़ होता है वो OPD में ही जाता है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम अपने चेकअप कराने जा रहा है, तो OPD में जाता है। फिर OPD में जाकर अगर उसको जैसे दवाई वगैरह डॉक्टर से मिल लेता है, अपनी बीमारी डिस्कस कर लेता है, अगर बीमारी ज़्यादा बड़ी नहीं लगती तो उसको दवाई वगैरह देके उसी दिन रवाना कर दिया जाता है, यानी पूरे 24 घंटे भी नहीं रखा जाता, रवाना कर देते हैं जल्दी। लेकिन अगर वो बंदा सीरियस है, उसकी हालत सीरियस है, तो इसको रेफ़र कर देते हैं इन पेशेंट डिपार्टमेंट में, यानी इसको भर्ती कर लेते हैं। तो अगर OPD का बंदा भर्ती हो जाए हॉस्पिटल में तो इन पेशेंट डिपार्टमेंट में चला जाता है, ठीक है। इसमें बस मेजर सा डिफरेंस यही है, मतलब बहुत छोटा सा, कि भाई
आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में क्या होता है, आप सब कभी भी हॉस्पिटल जाते होगे तो सबसे पहले ओपीडी में जाते हो, क्योंकि वहाँ पे आप पहले वहाँ पे जा रहे हो ओपीडी में, तो पर्ची वगैरह बनवाओगे, फिर डॉक्टर को जाओगे, डॉक्टर के पास मिलोगे, डॉक्टर को अपनी बीमारी बताओगे। अगर ज़्यादा सीरियस लगेगा कि हाँ भाई बहुत देर हो गई है, तो चलो आप इन पेशेंट डिपार्टमेंट में आ जाओ। अगर आप ठीक हो, मतलब दवाई से ठीक हो सकते हो, तो आपको आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में डाल के दवाई देकर वहीं से वही रवाना। लेकिन आप सीरियस हो तो इन पेशेंट डिपार्टमेंट में जा सकते हो। एक डिपार्टमेंट और आता है इमरजेंसी डिपार्टमेंट। वो हालांकि इन पेशेंट डिपार्टमेंट का ही अंदर आता है, क्योंकि जब आपको कोई इमरजेंसी होती है, जब जान जाने वाली होती है, मतलब जैसे कि किसी को अटैक आ गया, कुछ आ गया, तो उसको डायरेक्ट भर्ती करते हैं, वो भी इमरजेंसी में, तो भी हॉस्पिटल का एक विभाग होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली विभाग है, इसको पढ़ सकते हो, ये जानने वाली नॉलेज थी, जान सकते हो। हॉस्पिटल यहाँ पे अपना खत्म होता है और सारी मामला पानी हॉस्पिटल का खत्म कर दिया। बेसिक जितना मेरे को नॉलेज थी, जितना मेरे को पढ़ाना था, उतना मैंने पढ़ा दिया हॉस्पिटल से रिलेटेड, और मुझे नहीं लगता कि इससे संबंधित कोई और छूटा होगा। हाँ, एक पॉइंट छूट गया है, वो मैं बताना चाहता था कि जो राजस्थान में है, जो हॉस्पिटल वगैरह के अंदर का ऑर्गेनाइजेशन वगैरह करते हैं, सारी चीज़ करते हैं, उसका देख रेख कौन करता है? चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य विभाग करता है। चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य विभाग करता है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जिसका राजस्थान में हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मतलब ऑफिस कहाँ पे है, मेन ऑफिस, हेड ऑफिस वो जयपुर में है, राजस्थान के जयपुर में। ये एक चीज़ छूट गई थी, ये बता दी बस, कॉमन सी। इसके अलावा अब आता है पोस्ट ऑफिस। देखो, पोस्ट ऑफिस का इतिहास भारत में बहुत पुराना है। पोस्ट ऑफिस हमारे भारत की नींव रही है। अंग्रेज़ों ने अपने ट्रेड के लिए, यानी व्यापार के लिए पोस्ट ऑफिस को खोला था, लेकिन बाद में जब हम आज़ाद हो गए, तो आज़ादी के बाद इसको हमने अपने अंडर में पूरे तरीके से अपने यूज़ के लिए रख दिया, पब्लिक यूज़ के लिए, डाकघर को। तो डाकघर आजकल बहुत डेवलप हो रहा है, इसको इंटरनेट के बदलते दौर में जोड़ा जा रहा है, ताकि इसकी रफ्तार वापस पहले से बनी रहे। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, अ पोस्ट ऑफिस इज अ पब्लिक फैसिलिटी हो गई। अ पोस्ट ऑफिस इज अ पब्लिक फैसिलिटी दैट प्रोवाइड्स मेल सर्विस, यानी जो डाक सर्विस प्रोवाइड कराता है, इंक्लूडिंग एक्सेप्टिंग ऑफ लेटर एंड पार्सल्स, प्रोवाइडिंग पोस्ट ऑफिस boxes and selling postage stamps, packaging and stationery. Post office may also offer additional services which vary by कंट्री। बहुत सारी सर्विसेज पोस्ट ऑफिस द्वारा प्रोवाइड की जाती है। अगर आसान भाषा में बताऊं तो आपका डाक का लेन देन, पैसे का लेन देन, और आपका बैंक में, वहाँ पोस्ट ऑफिस में बैंक होता है, वहाँ पैसे जमा कराना, जमा करा के वापस ले आना, और स्पीड पोस्ट करवाना। ठीक है, मनी ऑर्डर लेना, मनी ऑर्डर देना, और विदेशों से अंतर्राष्ट्रीय मनी मंगाना, वहाँ पे रहने वालों को मनी पहुँचाना, ये सारा काम पोस्ट ऑफिस में किया जाता है। इसके अलावा आजकल बहुत सारे काम एडिशनल जुड़ रहे हैं, जैसे आधार कार्ड वगैरह का अपडेट वगैरह, वो खैर एडिशनल नॉलेज है, बट आप इतना याद रखो। हिंदी में अगर पढ़े तो डाकघर वह स्थान है जहाँ से डाक प्राप्ति और प्रेषण यानी प्राप्त किया जाता है, भेजा जाता है, उसका कार्य किया जाता है, और डाकघर का मुखिया डाकपाल कहलाता है, और घर घर चिट्ठी पहुँचाने का काम पोस्ट मास्टर का होता है, डाकिए का। ठीक है, डाकघर में खाता खुलवाने, पैसा जमा करवाने और निकलवाने के लिए फॉर्म भरना पड़ता है। हर चीज़ का एक फॉर्म होता है, उसको फॉर्म भरना पड़ता है। और अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है, तो आपको अपने माता पिता का नाम और पता लिखकर हस्ताक्षर करना पड़ता है। और फॉर्म में जो फॉर्म मिलता है आपको, उसमें आपके माता पिता का नाम डालना पड़ता है, हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर करने पड़ते हैं माता पिता के और खुद के भी। और इसके अलावा फॉर्म में खुद का फ़ोटो लगाना पड़ता है। ठीक है, आपका अकाउंट खुलवाने के लिए पोस्ट ऑफिस में। ठीक है, जो खाता खुलवाने के लिए। ठीक है, तो ये बेसिक सी नॉलेज थी। 18 साल से कम उम्र के अगर हो, तब आपके माता पिता की ज़रूरत पड़ती है पोस्ट ऑफिस में, अदरवाइज़ 18 साल से ऊपर वालों को नहीं पड़ती। हिस्ट्री ऑफ पोस्ट ऑफिस पढ़ेंगे कि कैसे भारत में पोस्ट ऑफिस की नींव डली, और क्या चल रहा है आजकल पोस्ट ऑफिस का मामला, कैसे इन्होंने पोस्ट ऑफिस वालों ने किस किस तरह की नई नई सेवाएं यानी पॉलिसीज़ लागू की है, जो आज भी चल रही है ट्रेंड में, और कैसे बदल रही है पॉलिसीज़। मैंने बेसिक डालने की कोशिश की है, ध्यान रखना और भी डाली जा सकती थी, बट मैंने डाली नहीं है, उतनी डाली है जितनी आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप एडिशनल पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, उसकी मनाही नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा का पूरा मेरे कंटेंट पे डिपेंड हो जाओ, नहीं, आप एक स्टूडेंट हो, आपको मेरे कंटेंट के साथ साथ अपनी रिसर्च भी जारी रखते रहनी चाहिए, मतलब और जगह से पढ़ना चाहिए जहाँ से आपको नॉलेज मिलती रहे, बट ध्यान से पढ़ना हर जगह से, और कंफ्यूज मत होना, इतना कहना चाहूँगा। पोस्ट ऑफिस सर्विस की शुरुआत भारत में 1766 में लॉर्ड क्लाइनव ने की थी, क्लाइविन, ठीक है, जो भी इनका नाम है, और इन्होंने शुरुआत की थी पोस्ट ऑफिस की। और इसके बाद भारत में जो, एक मिनट, तो लॉर्ड क्लाइव जो थे, उन्होंने शुरुआत की 1766 में, इन्होंने शुरुआत कर दी पोस्ट ऑफिस की। इन्होंने पोस्ट ऑफिस सर्विस की शुरुआत की थी। अब भारत में डाकघर जो पहला खुला था, वो भारत में पहला डाकघर जो 1774 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस्टेब्लिश किया था।
पहला पोस्ट ऑफिस कोलकाता में। और मैं आपको एक फैक्ट बता दूं कि अंग्रेज़ों ने जो मेन 3 जो भारत के राज्यों पर स्टार्टिंग में अपना दबदबा जमाया था, कलकत्ता, मद्रास और जो अपना मुंबई था, वहाँ पे ही पहले पोस्ट ऑफिस स्टार्टिंग से 1 बाय 1 खोले गए। ठीक है, 1786 और 1793 में मद्रास और बम्बई में जनरल पोस्ट ऑफिस अस्तित्व में आए, यानी इनको खोला गया वहाँ पे। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के काल में 1854 की पोस्ट ऑफिस अधिनियम ने डाक प्रणाली के स्वरूप में कुछ संशोधन यानी अमेंडमेंट किया। स्टार्टिंग में जो डाक प्रणाली या डाक जो प्रोसीजर चल रहा था हमारा, उसमें थोड़ा चेंज हुआ। कब? लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे 1854 में। और उसके बाद भारतीय डाक विभाग को स्टैब्लिश किया गया। कब? 1 अक्टूबर 1854 को। तो भारतीय डाक विभाग की जो स्थापना हुई थी वो 1 अक्टूबर 1854 को हुई थी, लॉर्ड डलहौजी के काल में। बेसिक से नॉलेज याद रखना। वर्तमान में भारतीय पोस्ट ऑफिस अधिनियम 1898 देश में पोस्टल सेवा को नियंत्रित कर रहा है। हम अभी जो काम कर रहे हैं, जो हमारे पोस्ट ऑफिस काम कर रहे हैं, वो किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत काम कर रहे हैं? किस एक्ट के तहत कर रहे हैं? जो हमारा भारतीय पोस्ट ऑफिस एक्ट है 1898, उसके तहत काम कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन में आगे पीछे हो जाता है कभी कभी, तो उसका यहीं से माफ़ी मांगूंगा, मतलब माफ़ी चाहूँगा एक तरीके से। ठीक है, मैनेज कर लिया करो थोड़ा बहुत। ठीक है, भारतीय डाक की सेवाएं, इंडियन पोस्ट ऑफिस सर्विसेज। देखो बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करता है, मतलब बहुत सारी प्रोवाइड करता है, बट मैंने मेजर डाली है जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ छूट गया इंपॉर्टेंट तो आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और बच्चे भी उसको देख लेंगे। ठीक है, बट ये मेन है। 1863 में रेल डाक सेवा आरंभ की गई। रेल मेल सर्विस स्टार्टेड 1863, डेट याद रख लेना। स्पीड पोस्ट सर्विस कब शुरू हुई? 1 अगस्त 1986 को। इसका फ़ायदा क्या हुआ कि अब टाइम पर पोस्ट पहुंचने लगी। मतलब आजकल होता है ना, जल्दी पहुंचाने के लिए स्पीड पोस्ट करते हैं, और इनकी एक पॉलिसी, अगर स्पीड पोस्ट के टाइम पर पोस्ट नहीं पहुंची तो पैसा रिटर्न आ जाता है। ठीक है, मनी ऑर्डर सर्विस जो है वो 1880 में दूर दराज तक पैसे भेजने के लिए शुरू किया गया। मनी ऑर्डर लेना देना, मनी ऑर्डर पहुंचाना, पैसे पहुंचाना। ठीक है, इंस्टेंट मनी ऑर्डर्स आईएमओ की शुरुआत कभी 20 जनवरी 2006 को। ये एक तरीके का ऑनलाइन पोर्टल वाला पेमेंट लेना देने वाला सीन है। इसमें ऑनलाइन तुरंत तत्काल पैसे निकाल लिए जाते हैं। ठीक है, इंस्टेंट मनी ऑर्डर के तहत। ये कब स्टार्ट हुआ? 20 जनवरी 2006 में। इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर या ई मनी ऑर्डर, ये कब चालू हुआ? 10 अक्टूबर 2008 से। और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से पैसे भेजे जाते हैं इसमें। इलेक्ट्रॉनिक मीडियम आजकल तो बहुत चल रहे हैं, ई पैसा बहुत चल रहा है आजकल। ठीक है, ग्रामीण डाक जीवन बीमा, एक डाक जीवन बीमा भी है और एक ग्रामीण डाक जीवन बीमा है, जो गांव के लेवल पे जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए। ठीक है, जीवन बीमा टाइप की चीज़ है ये। 24 मार्च 1995 को स्टार्ट की गई। स्पीड नेट कब स्टार्ट हुआ? 3 जनवरी 2002 को। इंटरनेट बेस्ड ट्रैक एंड ट्रेस सर्विस है ये। इंटरनेट बेस्ड ट्रैक एंड ट्रेस सर्विस है जो 3 जनवरी 2002 को स्टार्ट हुई, स्पीड नेट। नोट, राजस्थान के डाक विभाग का पहला एटीएम, अब पोस्ट ऑफिस में भी एटीएम खुल गए हैं, तो राजस्थान में जो पहला एटीएम जो खुला था डाक विभाग का, वो मेन पोस्ट ऑफिस जयपुर में शुरू किया गया। ठीक है, कहाँ पे? मेन पोस्ट ऑफिस जयपुर में। बस स्टैंड, आई होप आपको जो डाक ऑफिस है उसका पूरा समझ में आ गया होगा। डाकघर वह पूरा समझ में आ गया होगा। अगर कुछ मैंने गलत बोल दिया हो, कुछ गलत प्रोनाउंस कर दिया हो, तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अदरवाइज़ तो बाकी सारी चीज़ें अपनी तरफ से पूरी दी है। बस स्टैंड, इसका ज़्यादा कंटेंट नहीं है बस स्टैंड का, बट मेजर चीज़ें मैंने डाली हैं, उसको ज़रूर पढ़ेंगे। अ बस स्टॉप इज डेजिग्नेटेड प्लेस वेयर बसेस स्टॉप फॉर पैसेंजर टू गेट ऑन एंड ऑफ द बस। सिंपल सी बात है, एक डेजिग्नेटेड प्लेस है, यानी बस रुकने वाली जगह है, मतलब उसी काम के लिए बनी है। आप बस लेने कहाँ जाते हो? बस स्टॉप पे जाते हो, कहीं और तो जाते नहीं हो। तो डेजिग्नेटेड प्लेस है जहाँ पे यात्रियों को उठाती है, मतलब उठाती इन द सेंस पैसेंजर्स को लेती है उनके गंतव्य तक, यानी उनके डेस्टिनेशन तक पहुँचाने के लिए, और ले जाती है और लेके आती है। तो बस इसका काम यही होता है, बस स्टॉप पे हमें बसेज मिलती हैं। ठीक है, अब ये तो कॉमन सी परिभाषा आएगी नहीं, कॉमन मैंने बस लिख दिया है। मेन चीज़ तो यहाँ पे है, राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन RSRTC। ठीक है, स्वचालित संस्था है, सरकार के अंडर काम करती है, लेकिन खुद अपनी बसेस से काम चलाती है। जैसे हरियाणा रोडवेज होती है, वैसे ये भी है, स्वचालित संस्था है, सरकार के अंडर आती है लेकिन। ठीक है, राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, RSRTC is a public transport company which provides bus service in the Indian state Rajasthan. It is its headquarter, यहाँ it is का जगह its होगा, its headquarter in जयपुर राजस्थान। इसका हेडक्वार्टर जो है जयपुर राजस्थान में है। एक जो ये है, एक कंपनी है या एक संस्था है जो स्वचालित संस्था है, सरकार के अंडर काम करती है, जो राजस्थान में इंटर स्टेट जो है, इंटर सिटी
बस सर्विस प्रोवाइड कराती है और उनकी बसेस बाहर तक भी जाती है, पड़ोस वड़ोस के बस मतलब राज्यों तक भी इनकी बसेस जाती है। राजस्थान सरकार ने यात्रियों के लिए कुशल सेवा के लिए सड़क परिवहन अधिनियम 1950 के तहत 1 अक्टूबर 1964 को इसको स्टैब्लिश किया। इसको कब स्टैब्लिश किया? 1 अक्टूबर 1964 को। किसके तहत? सड़क परिवहन अधिनियम, ठीक है, जो उसके तहत सड़क परिवहन अधिनियम 1950 के तहत इसको कब स्टैब्लिश किया गया? 1 अक्टूबर 1964 को स्टैब्लिश किया गया। किसको? RSRTC को, ठीक है। इसके अंतर्गत कितने डिपोज हैं? राजस्थान में 52 डिपो हैं। इसको कंफर्म कर, मैं कंफर्म बोल रहा हूँ 52 है। अगर किसी को कहीं और से कुछ दिखे तो बताना ज़रूर मेरे को एक बार, कहीं डिपोज आगे पीछे हो गए हो तो मैं कंफर्म कर सकता हूँ, ठीक है। बट मेरी नज़र में तो 52 डिपोज है। नोट, राजस्थान में पहली बस सेवा टोंक जिले से शुरू की गई। टोंक जिले से पहली बस सेवा शुरू की गई। तो बस स्टैंड के लिए इतना ही है। रेलवे स्टेशन, ठीक है, रेलवे स्टेशन अपना लास्ट पार्ट है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे और ये इंपॉर्टेंट भी है। A train station or railway station, also called a railroad station, rail station or depot, is a place where passenger can get on and off train and और गुड्स में भी लोडेड और अनलोडेड। जहाँ से पैसेंजर्स अपने डेस्टिनेशन पर जाते हैं, प्लेटफॉर्म पे के पास ट्रेन लगती है, वहाँ से जाते हैं और आते हैं कहीं से। इसके अलावा माल वगैरह भी होता है, वो भी एक जगह से दूसरी जगह लाया और ले जाया जाता है। ये सब रेलवे के द्वारा ही होता है, ठीक है। और भारत में तो इसका बहुत बड़ा नेटवर्क है रेलवे का, ठीक है। हेड ऑफ द रेलवे स्टेशन इज कॉल्ड स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर कहा जाता है हेड ऑफ द रेलवे स्टेशन को। हिस्ट्री ऑफ रेलवे इन इंडिया, अब हिस्ट्री पढ़ लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। कैसे कैसे रेल की शुरुआत हुई है तो पता होना चाहिए ना। भारत में रेल मार्गों का निर्माण 1850 में लॉर्ड डलहौजी, जो वायसराय लॉर्ड डलहौजी के काल में शुरू हुआ। जो लॉर्ड डलहौजी थे उनके काल में रेल मार्गों का निर्माण शुरू हुआ। अभी पहली रेल नहीं चली है, कहीं आप बोल दो कि पहली रेल तो बाद में चली थी। रेल मार्गों का शुरुआत हुई है, अभी रेल मार्ग बिछाए जा रहे हैं। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी और ग्रेट इंडियन पेनिनस्यूलर, ठीक है, पेनिनस्यूलर जो रेलवे कंपनी है, ये दोनों ने मिलकर क्या किया? भारतीय रेल लाइनें बिछाने का काम शुरू किया। देश में पहली रेल 16 अप्रैल 1853 को बम्बई के बोरी बंदर स्टेशन, जो कि अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, से थाने के बीच तक चलाई गई। 33.81 किलोमीटर, अप्रॉक्सीमेटली 34 किलोमीटर का डिस्टेंस था। कहाँ से? बोरी बंदर बम्बई से थाने तक चलाई गई, ठीक है। और यह रेल ग्रेट इंडियन पेनिनस्यूलर रेलवे कंपनी ने स्टैब्लिश की थी, यह भी याद रख लेना। यह हो गया इंडिया का हिस्ट्री। भारत में रेलवे के 18 जोन्स हैं, ठीक है। कितने जोन है भारत में रेलवे के? 18, ओके। रेलवे इन राजस्थान, अब राजस्थान के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, देर आर 2 रेलवे जोन्स इन राजस्थान एंड 5 रेलवे डिविजन्स। देखो, कोई 4 डिवीजन बताए तो वहाँ से भाग जाना भाई। 5 डिवीज़न है राजस्थान में, इसको ढंग से पढ़ेंगे। ये वाला स्लाइड जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो जोन है राजस्थान में के रेलवे में, 2 ही जोन है राजस्थान में। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन, उत्तर पश्चिम रेलवे जोन है। एक होता है वेस्टर्न सेंट्रल जोन, यानी पश्चिम मध्य रेलवे जोन है, ठीक है। अब जो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन है उसको कब स्थापित किया गया? 1 अक्टूबर 2002 में। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो जयपुर में है। जो वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन है उसको स्टैब्लिश किया गया 1 अप्रैल 2003 को। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जबलपुर यानी मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसके अंदर कितने डिवीज़न आते हैं? वैसे तो राजस्थान में ओवरऑल 5 डिवीज़न है, जिसमें से 4 डिवीज़न नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन में आते हैं। ये हैं वो 4 डिवीज़न: जयपुर डिवीज़न, बीकानेर डिवीज़न, जोधपुर डिवीज़न और अजमेर डिवीज़न। और 5वां जो इनके डिवीज़न है, राजस्थान का जो 5वां डिवीज़न है, ये वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन के अंदर आता है, जिसके अंदर 3 डिवीज़न है। एक है जबलपुर डिवीज़न, एक भोपाल और एक कोटा डिवीज़न। कोटा कहाँ पे? राजस्थान में। जो किसके अंदर आ रहा है? वैसे वेस्टर्न सेंट्रल पश्चिम मध्य रेलवे जोन के अंदर आता है, लेकिन राजस्थान में रेलवे के 5 डिवीज़न है, 5 मंडल है। जयपुर डिवीज़न, बीकानेर डिवीज़न, जोधपुर डिवीज़न, अजमेर डिवीज़न और कोटा डिवीज़न। याद रखना, 5 मंडल है। इसका स्क्रीनशॉट लेना बहुत ज़रूरी है। टाइप्स ऑफ ट्रेन, अब ट्रेन के कुछ टाइप होते हैं। देखो, ट्रेन एक होती है भाप इंजन वाली ट्रेन या स्टीम इंजन से चलने वाली ट्रेन, एक होती है डीजल इंजन से चलने वाली ट्रेन, और एक होती है इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाली ट्रेन। टाइप्स ऑफ रेलवे लाइंस, रेलवे लाइंस क्या होती है? 2 पटरियों के बीच की जो दूरी होती है ना, वो रेलवे लाइंस होती हैं। उसको ढंग से पढ़ेंगे। 2 पटरियों के बीच की दूरी होती है। और क्या किस किस टाइप की होती है? एक ब्रॉड गेज होती है, ये 1.67 मीटर
की होती है, या फिर हम इसको कह सकते हैं 1670 या 1670 मिलीमीटर की। ठीक है, इसके अलावा मीटर गेज ये 1.00 मीटर की ये हो सकती है या फिर 1000 मिलीमीटर की। इसके अलावा नैरो गेज छोटी लाइन जिसको कहते हैं ये 0.610 से लेकर 0.762 मीटर तक हो सकती है। इसके अलावा एक और गेज है जिसे हम स्टैंडर्ड गेज कहते हैं, ये 1.435 मीटर या फिर 1435 मिलीमीटर तक हो सकती है। तो बेसिक ज्ञान है, इसको ज़रूर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। और ये पटरियों के बीच की दूरी है, ठीक है, इतनी, ये ज़रूर याद रखना। तो टाइप्स ऑफ रेलवे लाइन हो गई, और रेलवे लाइन के प्रकार, रेल के प्रकार हो गए, रेलवे लाइन हो गई, दोनों चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दिया है। अब इसके बाद लास्ट स्लाइड है कि राजस्थान में पहली रेल की शुरुआत जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच अप्रैल 1874 में हुई। ये एक डेट है, इसको याद रख लेना ज़रूरी है। उत्तर पश्चिमी रेलवे 2006 से अंतर्राष्ट्रीय रेल सेवा थार लिंक एक्सप्रेस संचालित कर रहा है। देखो जो उत्तर पश्चिम रेलवे है ना, जो भी हमने पढ़ा था नॉर्थ वेस्ट, वो वाला जो रेलवे जोन है वो 2006 से अंतर्राष्ट्रीय रेलवे सेवा थार लिंक एक्सप्रेस जो पाकिस्तान से आते हैं उसको चला रहा है। ठीक है, और पाकिस्तान से आने वाली थार लिंक एक्सप्रेस जो है वो जो उसका ट्रेन का पहला राजस्थान में स्टेशन कहाँ पड़ता है, मुनाबाव में पड़ता है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मेरी नॉलेज में मैंने जो 5 जो आपके बेसिक सार्वजनिक स्थल दिए थे वो मैंने ख़त्म कर दिए हैं। अगर कुछ छूटा होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो जल और विद्युत का अपव्यय है, वो भी इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। इसके बाद जो मेन चीज़ रहेगी वो रोजगार नीतियाँ रहेंगी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चन पक्का बन सकता है, चांस है बनने का। इसी यूनिट में से अगर बनेगा तो उसमें से ज़्यादा बनने का चांस है। ठीक है, तो उसको पढ़ेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, और इस वीडियो में आपका पूरा कंटेंट करवाने की कोशिश की गई है, और बीच में कहीं थोड़ा बहुत फंबल हो गया होगा तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। मौज कीजिए, नोट्स बनाइए, जितना नोट्स बना सकते हो उतना बनाइए, और सजेशन दूंगा आपको कि पुरानी PDF पुरानी वीडियोस को ज़रूर देखिए। और मैं आज अपने डिस्क्रिप्शन के लिंक में एक प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, इंग्लिश प्लेलिस्ट का लिंक और EVS प्लेलिस्ट का लिंक, ताकि आपको वीडियो ढूंढने में दिक्कत ना हो। प्लेलिस्ट पे जाकर आप वीडियोस को देख सकते हैं। पुरानी वीडियोस ज़रूर देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा, कोई भी टेस्ट सीरीज़ लगाएंगे कहीं भी जाके तो। ठीक है, तो वीडियो को देखने धन्यवाद। अब आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, और बोल सकते हैं कोई ऐसा चैनल है जहाँ पर बाइलिंगुअल पढ़ाई हो रही है। खैर ये तो एक प्रमोशन था जो मेरे से होता नहीं है। बस आज के लिए धन्यवाद, और बस मज़े कीजिए, बाय।